गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन, जिसकी स्पीड है एज़ यूजुअल 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का 10 मिनट का डिक्टेशन। और हाँ, इसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, अपडेट कर दिया गया है पहले ही, तो आपको बस लिख करके ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है। चूँकि ये संपादकीय है इसलिए एडिटोरियल सेक्शन में जाना है और आज की डेट सिलेक्ट करनी है 3 सितंबर। तो आपको डिक्टेशन दिख जाएगा एंड वहाँ पे आपको टाइप करके रिजल्ट अपना देखना है। डिक्टेशन आपको यहाँ यूट्यूब से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक दिन में 1,33,00,000 से अधिक टीके लगाया जाना कोरोना का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मंगलवार को रिकॉर्ड संख्या में टीके लगना भारत की बढ़ती क्षमता की भी गवाही दे रहे हैं। यह उन लोगों को जवाब भी है जो टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाने के साथ सरकारी तंत्र पर तंज कस रहे थे। यह एक सप्ताह में दूसरी बार है जब भारत में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इसके पहले शुक्रवार को भी 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीकाकरण के मामले में इसी तरह के और रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं। निसंदेह टीकाकरण के मामले में मिल रही सफलताओं से यह भी पता चलता है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक समन्वय एवं समझबूझ कायम कर लें तो वे अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उचित यह होगा कि यह समन्वय और समझबूझ टीकाकरण के साथ साथ विकास एवं जन कल्याण के अन्य अभियानों में भी कायम हो। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। फिलहाल उन सबकी मुक्त कंठ से सराहना होनी चाहिए जिनके सहयोग एवं समर्पण से टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बन रहे हैं। पैरा। रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण होने का अर्थ है कि भारत टीकों की उपलब्धता बढ़ाने में समर्थ होता जा रहा है। इस दिशा में और ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सभी पात्र लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया जा सके। यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इससे ही कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी को परास्त करने में आसानी होगी। इस कठिन चुनौती को आसान बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आम लोग टीका लगवाना अपना फर्ज समझें। यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसी के साथ आम जनता को यह भी समझना होगा कि केवल टीका लगवाना ही पर्याप्त नहीं, लोगों को कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों पर अमल करने
के लिए भी तत्पर रहना होगा। यह सही है कि देश के एक बड़े हिस्से में कोरोना संक्रमण काबू में दिख रहा है, लेकिन एक तो उसके सिर उठा लेने की आशंका बनी हुई है और दूसरे कुछ राज्यों और खासकर केरल एवं महाराष्ट्र में वह नियंत्रित होता नजर नहीं आ रहा है। स्पष्ट है कि इन राज्यों को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए और अधिक सक्रियता का परिचय देना होगा। जब तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका दूर नहीं होती, तब तक न तो केंद्र एवं राज्य सरकारें चैन से बैठ सकती हैं और न ही आम जनता सतर्कता का परित्याग कर सकती है। डिक्टेशन समाप्त हुआ 80 शब्द प्रति मिनट का। अब स्टार्ट करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 और 90 दोनों अलग अलग एडिटोरियल से लिए गए हैं, तो आप दोनों को लिख सकते हैं। टाइप करने के लिए आपको एडिटोरियल सेक्शन में जाना है और 3 सेक्टर सेलेक्ट करना है, वहाँ से डिक्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चूँकि वहाँ पे 10 मिनट का डिक्टेशन है, तो अगर आप 5 मिनट का भी करना चाहें तो भी आप 5 मिनट करके आप सबमिट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट दिखाई देगा। और बात करें एसएससी और आरएसएम एसएसबी की, तो इसकी टेस्ट आज से स्टार्ट कर दी गई है। टेस्ट तो पहले से स्टार्ट था, बट एग्ज़ाम की डेट का कोई पता नहीं था, तो इसलिए लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो जैसे ही एग्ज़ाम की डेट का पता चला है तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं टेस्ट में, तो इसलिए टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है कल से, जो कि सुबह 8 बजे लिया जाता है। 8:30 तक डिक्टेशन लिखना है, पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, एंड उसके 8:30 पे लिया जाता है एसएससी का। तो आप दोनों टेस्ट दे सकते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मुख्यधारा मीडिया के समांतर सोशल मीडिया पर सूचना का विशाल संसार निरंतर रचा जाता है, प्रसारित होता रहता है। निसंदेह इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच पाती हैं जो मुख्यधारा मीडिया में नहीं आ पाती या जिन्हें वह जानबूझ कर छोड़ देता है। इसलिए इसको सूचना का एक सशक्त माध्यम माना जाता है, मगर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया मंचों पर जिस तरह की निरंकुशता दिखाई देने लगी है, वह सचमुच चिंता का विषय है। चूँकि सोशल मीडिया पर अपना खाता बनाने या न्यूज़ चैनल चलाने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेने या किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप में अपना लिया है। इनमें ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो किसी दलगत विचारधारा, धार्मिक मान्यता, सामाजिक रूढ़ि आदि के वशीभूत होकर नफरत फैलाने की मंशा से फर्जी सूचनाएं गढ़ते और परोसते रहते हैं। अनेक निजी चैनलों पर सांप्रदायिक रंग देते हुए सामग्री परोसी जाती है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्वाभाविक ही अदालत ने गहरी चिंता जताई है। उसने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसी खबरें परोसने वाले निजी चैनलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या आपने कभी कोशिश की है?
हालांकि फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने यूट्यूब आदि पर चलने वाले निजी चैनलों पर निगरानी रखने का एक तंत्र विकसित करने का इरादा जताया था, मगर उसमें पारदर्शिता न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाने वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फर्जी, वैमनस्यतापूर्ण और सांप्रदायिकता फैलाने वाली और सरकार की नीतियों, फैसलों आदि की आलोचना करने वाली टिप्पणियों, विचारों में अंतर करने की ज़रूरत है। फर्जी खबरें कभी एक स्वस्थ समाज के विकास में सहायक नहीं हो सकती। उनसे समाज में नफरत और हिंसा को ही बढ़ावा मिल सकता है। पैरा सरकार की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मगर चूंकि केंद्र सरकार जिन नियम कायदों के जरिए फर्जी खबरों पर नकेल कसना चाहती थी, उसमें सरकार के आलोचक चैनलों को सबक सिखाने की मंशा अधिक थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित नियम कायदों को व्यावहारिक बनाने को कहा था। हालांकि तब अदालत ने जोर देकर कहा था कि मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की ज़रूरत है। बिना खबरों की पुष्टि के उन्हें छापने, प्रसारित करने, उन पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। फिर सरकार ने इन मंचों के नियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन और परिवर्धन कर लागू कर दिया। पैरा शुरू से जोर दिया जाता रहा है कि मीडिया में स्वनियमन होना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि संचार माध्यम शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ही क्यों, कोरोना की पहली लहर में जिस तरह तबलीगी जमात और पाल घर मामले में मुख्यधारा मीडिया ने भी तथ्यों को बिना जांचे परखे खबरें चलानी शुरू की थीं, उससे सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो गया था। सोशल मीडिया का हाल यह है कि उस पर बहुत सारे ऐसे निजी चैनल खुल गए हैं जो किसी दलगत या धार्मिक विचारधारा से संचालित हैं। उनकी खबरें न सिर्फ फर्जी ढंग से गढ़ी हुई होती हैं, बल्कि नफरत को बढ़ावा देती हैं। इसलिए ऐसी खबरें और विचार परोसने वाले चैनलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एडिटोरियल डिक्टेशन हर एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे शब्द आ जाते हैं और एक एडिटोरियल लिखेंगे तो एक ही शब्द से परिचित हो पाएंगे, और अगर 2 एडिटोरियल लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। तो इसमें हमने दोनों समाहित किया है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का 10 मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट।
एक दिन में 1,33,00,000 से अधिक टीके लगाया जाना कोरोना का मुकाबला करने में भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मंगलवार को रिकॉर्ड संख्या में टीके लगना भारत की बढ़ती क्षमता की भी गवाही दे रहे हैं। यह उन लोगों को जवाब भी है जो टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाने के साथ सरकारी तंत्र पर तंज कस रहे थे। यह एक सप्ताह में दूसरी बार है जब भारत में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। इसके पहले शुक्रवार को भी 1 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए गए थे। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीकाकरण के मामले में इसी तरह के और रिकॉर्ड कायम कर सकती हैं। निसंदेह टीकाकरण के मामले में मिल रही सफलताओं से यह भी पता चलता है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें आवश्यक समन्वय एवं समझबूझ कायम कर लें तो वे अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। उचित यह होगा कि यह समन्वय और समझबूझ टीकाकरण के साथ साथ विकास एवं जन कल्याण के अन्य अभियानों में भी कायम हो। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। फिलहाल उन सबकी मुक्त कंठ से सराहना होनी चाहिए जिनके सहयोग एवं समर्पण से टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बन रहे हैं। पैरा रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण होने का अर्थ है कि भारत टीकों की उपलब्धता बढ़ाने में समर्थ होता जा रहा है। इस दिशा में और ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि सभी पात्र लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया जा सके। यह लक्ष्य हासिल करने की कोशिश इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इससे ही कोरोना वायरस से उपजी कोविड महामारी को परास्त करने में आसानी होगी। इस कठिन चुनौती को आसान बनाने के लिए यह भी जरूरी है कि आम लोग टीका लगवाना अपना फर्ज समझें। यह एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसी के साथ आम जनता को यह भी समझना होगा कि केवल टीका लगवाना ही पर्याप्त नहीं, लोगों को कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों पर अमल करने के लिए भी तत्पर रहना होगा। यह सही है कि देश के एक बड़े हिस्से में कोरोना संक्रमण काबू में दिख रहा है, लेकिन एक तो उसके सिर उठा लेने की आशंका बनी हुई है और दूसरे कुछ राज्यों और खासकर केरल एवं महाराष्ट्र में वह नियंत्रित होता नज़र नहीं आ रहा है। स्पष्ट है कि इन राज्यों को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए और अधिक सक्रियता का परिचय देना होगा। जब तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका दूर नहीं होती तब तक न तो केंद्र एवं राज्य सरकारें चैन से बैठ सकती हैं और न ही आम जनता सतर्कता का परित्याग कर सकती है। पैरा मुख्यधारा मीडिया के समांतर सोशल मीडिया पर सूचना का विशाल संचार निरंतर रचा जाता है और प्रसारित होता रहता है। निसंदेह इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच पाती हैं जो मुख्यधारा मीडिया में नहीं आ पाती या जिन्हें वह जानबूझकर छोड़ देता है। इसलिए इसको सूचना का एक सशक्त माध्यम माना जाता
रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया मंचों पर जिस तरह की निरंकुशता दिखाई देने लगी है वह सचमुच चिंता का विषय है। चूँकि सोशल मीडिया पर अपना खाता बनाने या न्यूज़ चैनल चलाने के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस लेने या किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप में अपना लिया है। पैरा इनमें ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो किसी दलगत विचारधारा, धार्मिक मान्यता, सामाजिक रूढ़ि आदि के वशीभूत होकर नफरत फैलाने की मंशा से फर्जी सूचनाएं गढ़ते और परोसते रहते हैं। अनेक निजी चैनलों पर सांप्रदायिक रंग देते हुए सामग्री परोसी जाती है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्वाभाविक ही अदालत ने गहरी चिंता जताई है। उसने केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसी खबरें परोसने वाले निजी चैनलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या आपने कभी कोशिश की है। पैरा हालांकि फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने यूट्यूब आदि पर चलने वाले निजी चैनलों पर निगरानी रखने का एक तंत्र विकसित करने का इरादा जताया था, मगर उसमें पारदर्शिता न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाने वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फर्जी वैमनस्यतापूर्ण और सांप्रदायिकता फैलाने वाली और सरकार की नीतियों, फैसलों आदि की आलोचना करने वाली टिप्पणियों, विचारों में अंतर करने की ज़रूरत है। फर्जी खबरें कभी एक स्वस्थ समाज के विकास में सहायक नहीं हो सकती। उनसे समाज में नफरत और हिंसा को ही बढ़ावा मिल सकता है। पैरा सरकार की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मगर चूँकि केंद्र सरकार जिन नियम कायदों के जरिए फर्जी खबरों पर नकेल कसना चाहती थी, उसमें सरकार के आलोचक चैनलों को सबक सिखाने की मंशा अधिक थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित नियम कायदों को व्यावहारिक बनाने को कहा था। हालांकि तब अदालत ने जोर देकर कहा था कि मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की ज़रूरत है। बिना खबरों की पुष्टि के उन्हें छापने, प्रसारित करने, उन पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। फिर सरकार ने इन मंचों के नियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन और परिवर्धन कर लागू कर दिया। पैरा शुरू से जोर दिया जाता रहा है कि मीडिया में स्वनियमन होना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि संचार माध्यम शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ही क्यों, कोरोना की पहली लहर में जिस तरह तबलीगी जमात और पालघर मामले में मुख्य धारा मीडिया ने भी तथ्यों को बिना जांचे परखे खबरें चलानी शुरू की थी, उससे सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो गया था। सोशल मीडिया का हाल यह है कि उस पर बहुत सारे ऐसे निजी चैनल खुल गए हैं जो किसी दलगत या धार्मिक विचारधारा से संचालित हैं। उनकी खबरें न सिर्फ फर्जी ढंग से गढ़ी हुई होती हैं, बल्कि नफरत को बढ़ावा देती हैं।
इसलिए ऐसी खबरें और विचार परोसने वाले चैनलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है।